रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है, ये पता चलता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये मेटल्स की लिस्ट होती है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी को शो करती है। यानी कि जो लिस्ट होगी, ये सीरीज होगी, इसमें सबसे ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल होगा और जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे की तरफ जाते जाएंगे वहां पर हमें लो रिएक्टिव मेटल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट यहां पर भी लिख दिया मैंने, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम, यानी कि जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां पर लो रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल होता है के यानी कि पोटेशियम, सेकंड पे आता है सोडियम, थर्ड पे कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इसमें जो ऊपर की तरफ है ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सबसे ऊपर जो होगा वो उतना ही हाई रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे इसमें हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। सो जो पीछे वाला रिएक्शन था आयरन और कॉपर सल्फेट का, सो पोजीशन देखते हैं हम यहाँ पर, आयरन की पोजीशन है ये और कॉपर की पोजीशन है ये। सो कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है आयरन से। ठीक है, कॉपर को कौन कौन से मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं जो भी इसमें ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है। ठीक है, बाकी सभी मेटल्स हैं। सो कॉपर जो है, कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर से ऊपर वाले सभी मेटल्स। ठीक है, इसी तरह आयरन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? इससे ऊपर वाले सभी मेटल्स, यानी कि ये आयरन से ऊपर जो है वो सभी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता? वो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाला मेटल यानी कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम किन किन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है? अपने सभी नीचे वाले को। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयरन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है? इन सभी, आयरन अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है और आयरन के ऊपर वाले आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन किस तरह से करेंगे ये एक दूसरे के साथ। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे ये रिएक्शन किस तरह से होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो भी एलिमेंट्स हो हमारे, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, वो सभी क्या करते हैं? उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल जो होता है उसको कंप्लीट फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल है इस पॉइंट का Na यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 11। सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इसके फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर हम चेक करेंगे टोटल कितने हो गए, 2 और 8 हो गए 10। तो इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 2, 8 और 1। वैलेंस शेल जो है वो लास्ट शेल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 शेल हो, किसी में 4 भी हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा लास्ट शेल में जो है वो फिल करने की कोशिश करता है, कंप्लीट फील्ड। और कंप्लीट फील्ड करने के लिए टोटल जो लास्ट हमेशा वैलेंस शेल में उसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहां पर कितना है? 1। सो या तो इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड तो रहेगा ही नहीं, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो थर्ड जो शेल है वो खत्म हो जाएगा और लास्ट वैलेंस शेल होगा इसका सेकंड। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8। ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो कोई भी एलिमेंट है वो इस तरह से काम करता है, जो भी उसका लास्ट शेल हो उसमें 8 बनाने की कोशिश करता है वो। ठीक है, अगर 1 है, 4 से कम होंगे तो वो लूज करने की कोशिश करेगा और 4 से ज्यादा होंगे
तो वो गेन करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वैलेंस शेल से। यहां पर आपने देखा सोडियम क्या है, एक मेटल है, ये वैलेंस शेल, लास्ट शेल इसका, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, ये 1 को हमेशा लूज करेगा और बनाएगा कैटायन। ठीक है, यानी कि Na नेगेटिव बनाएगा हमेशा। ठीक है, सॉरी Na पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइन क्या दर्शाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर दिया है, किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एन। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं और लास्ट शेल में हमेशा ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का और बनाएंगे एनियंस। ठीक है, यानी कि जैसे क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और बनाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव जो साइन है ये क्या शो करता है कि इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लिया है। ठीक है, अब इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें मेटल लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में रिएक्शन होता है। ठीक है, मेटल जो है वो नॉन मेटल को गिव कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उनके साथ रिएक्शन करते हुए। ठीक है, इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसमें जो कंपाउंड बनता है सो उसे क्या कहा जाता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड बनेगा जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, ठीक है, मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, उसे कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड हमेशा बनेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक से ज्यादा लूज करता है और नॉन मेटल जो है वो किस तरह से गेन करता है, और ये दोनों कैटायन और एनियन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है यानी कि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो किस तरह से बनता है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। सो Na होता है सोडियम, ठीक है, और Cl होता है क्लोरीन। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1 और Cl का होता है 2 8 और 7। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम इसे बनाएंगे इस तरह से Na, इसके वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। ठीक है, इसे हम एक डॉट से शो कर सकते हैं। और इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। सो इसे हम क्रॉस से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसको 7 की जरूरत है लेकिन 7 लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या करेगा, एक को इजीली लूज कर देगा और ये लूज करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर क्लोरीन के पास। जो भी ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा और लेने वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये बनाएगा यहाँ पर NaCl। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये है सोडियम, ये Na पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर और ये बचा यहाँ पर 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया अलग से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा अलग से निकला वो होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा क्लोरीन के पास। यहाँ पर है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या होगा,
नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहां से लिया है, किसी से, जो भी किसी से लेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन में। AlCl2 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। सो एल्यूमिनियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। ठीक है, और क्लोरीन का हम पहले ही पता है हमें 2, 8 और 7। सो क्या होगा इसमें, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। सो ये बनाएंगे हम एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट जो बनाए ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के। अब जो एल्यूमिनियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे देगा। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया पूरा, 8 इसमें पूरे हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन होगा उसको दे देगा। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये दूसरा क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज इस पर और इस पर। इसे इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूं मैं, इस तरह से लिख सकते हैं एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8 और 2। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हो जाएगा 2 और 8, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन अलग से। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। सो क्लोरीन है ये 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Cl 2, 8 और 8, इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसमें पहले है फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये कैसे होते हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इजीली ब्रेकेबल। जिस तरह से मार्बल्स होते हैं कंचे, वो हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं मार्बल्स पर वो इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ वैसी ही होती हैं, हार्ड के साथ साथ इजीली ब्रेकेबल। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, दोनों चीजें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल, ETC। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, बट केरोसिन और पेट्रोल जैसे पदार्थ होते हैं, हमारे मैटर होते हैं, इनमें ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। कंडक्ट करने का मतलब होगा कि ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर ना करने का मतलब होगा पुअर कंडक्टर, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है या नहीं एक जगह से। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर ये मोल्टन स्टेट में है यानी कि पिघली हुई अवस्था में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में अगर है आयनिक कंपाउंड कोई सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स किस तरह से बनते हैं, ये एक वास्ट प्रोसेस है। इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह से मिलते हैं या पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ओर्स। ओर्स क्या होते हैं,
minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such mineral are called ores. ores जो है वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा ओर। और उस मेटल को हम इजीली और फायदे के साथ प्रोफिटेबली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सके, ओर से हम मेटल को निकाल सके, तो उसे कहा जाएगा ओर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गैंग। गैंग क्या होते हैं? ओर आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सोइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। जो ओर्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, जैसे कि सोइल और सैंड, रेत या मिट्टी कह सकते हैं। जब हमें अर्थ क्रस्ट से कुछ भी मिलता है उसमें रेत और मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। सो ये इम्प्यूरिटी होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उसे कहा जाएगा गैंग। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल की फॉर्म मिलती है वो किस फॉर्म में मिलता है? ओर प्लस गैंग, ठीक है। ओर प्लस गैंग ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। जो भी ओर्स होते हैं उससे हम मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उन्हें देखते हैं। स्टेप 1 में है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी ओर है हमारा उसको इस लायक बनाएंगे कि उसमें से हम मेटल निकाल सके। और इसको इस लायक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ओर जो होता है वो अकेला नहीं होता है, उसमें सबसे प्राइमरी तौर पर जो हमें ओर मिलता है अर्थ क्रस्ट से वो क्या होता है? ओर प्लस गैंग, यानी कि उसमें ओर के साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे, ठीक है। इनको जब हम अलग कर देंगे यानी कि गैंग जो है उसको हम निकाल देंगे तो बचेगा ओर। उसके बाद इस ओर से हम मेटल्स को निकालते हैं, ठीक है। जब हमें मेटल्स मिल जाएंगे उसके बाद हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हमें लेने होते हैं। मेटल्स को लास्ट में करेंगे हम रिफाइनिंग, यानी कि बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे मेटल की, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, नेक्स्ट पेजेस पर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में स्टेप 1 है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैंग को रिमूव कर देते हैं ओर्स में से, ठीक है। गैंग को हटा देते हैं, गैंग यानी कि इंप्योरिटी को हटा देना ओर में से, ठीक है। नेचर से हमें क्या मिलता है? ओर प्लस गैंग मिलता है, तो ओर में से गैंग को हटाना जो होता है उसी प्रोसेस को कहा जाएगा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। और ये किस तरह से किया जाएगा? कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स होंगी जो यहाँ पर दी गई हैं। These techniques methods are used in this process। यहाँ पर हमें कुछ टेक्निक और मेथड्स के द्वारा हम जो भी गैंग है इसको रिमूव करेंगे। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्रोथ फ्लोटेशन और लास्ट फोर्थ है केमिकल सेपरेशन, जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। सो इन मेथड्स को एक एक करके नेक्स्ट पेजेस पर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि जो भी हमें मिनरल्स से ओर्स मिलते हैं उनके साथ जो भी इंप्यूरिटीज मिलती हैं गैंग, उसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा, उसका फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। सो इसके प्रिंसिपल और किस बेसिस पर ये काम करता है उसको पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर आर washed by water stream. If an ore is denser than gang, then the gang particle are washed away with water stream and heavy ores remain behind. इस प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओर्स और गैंग, जो भी हमें ओर और गैंग अर्थ क्रस्ट से मिला है उसे हम क्रश करेंगे और उसे पानी से, वाटर स्ट्रीम से उसे वॉश करेंगे, ठीक है। अगर ओर की डेंसिटी ज्यादा होगी गैंग से, ठीक है, यानी कि गैंग की डेंसिटी कम है, ओर की डेंसिटी ज्यादा है, तो गैंग पार्टिकल्स जो है वो वाटर के साथ बह जाएंगे और पीछे रहेंगे ओर पार्टिकल्स, ठीक है। ओर पार्टिकल्स जो है वो पीछे रह जाएंगे और गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ बह जाएंगे, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें जरूरत होती है एक स्लोप टेबल की, ठीक है। ये स्लोप टेबल होती है जिसमें गड्ढे होते हैं, डग्स होते हैं। इसमें क्रश्ड और डाला जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें क्रश और क्रश्ड करके इसमें डाल दिया जाता है और इसे पानी का बहाव भी छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे और आता रहता है इसमें से ऐसे ऐसे पानी का बहाव भी आता रहता है।
इन डग्स यानी कि गड्ढों में है जो है वो और रह जाता है, और पानी के बहाव के कारण जो भी इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ बह के इस टैंक में आ जाएगी। यानी कि हमें जो प्योर और है, ओर्स जो है वो हमें इन डग्स यानी कि गड्ढों में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कई तरह के ओर्स को रिफाइन किया जाता है, यानी कि उनमें से इम्प्योरिटी रिमूव की जाती है। टीन के ओर्स होते हैं या फिर लेड के ओर्स होते हैं, उसको इस प्रोसेस से ही, हाइड्रोलिक वॉशिंग से ही साफ किया जाता है। और इस प्रोसेस को गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड जो है हमें फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए, सैंड या फिर क्ले, मिट्टी को निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है गोल्ड से। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर में हमारा सेकंड प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किस बेसिस पर काम करता है? दिस मेथड वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इस प्रिंसिपल के लिए हमारे पास जरूरी क्या चीजें होनी चाहिए कि और जो गैंग है इनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता हो, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, और जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो गैंग पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं एनरिचमेंट यानी कि और गैंग से गैंग को हटाने के लिए। ठीक है, सो इस प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या करेंगे हम, और गैंग जो भी हमें ये दिया गया है, अर्थ क्रस्ट से हमें मिला है जो ये, इसमें हम इसको हम पाउडर बनाएंगे, क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें डालने के बाद इसमें से धीरे धीरे ये करके इस बेल्ट पर आता रहेगा। ये एक मूविंग बेल्ट है। ठीक है, और इस पर दो व्हील्स लगे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरफ वाला व्हील, ये वाला व्हील जो है ये मैग्नेटिक व्हील है, यानी कि जो भी आयरन पार्टिकल्स होंगे उनको ये अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस शो करेगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ पर क्रश्ड और डाला गया है, यहाँ पर गैंग और के पाउडर, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करते रहेंगे और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, जैसे ही व्हील यहाँ पर आएंगे वो नीचे की तरफ यहीं पर गिर जाएंगे। लेकिन जो और पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो वो क्या होंगे, इस व्हील से चिपके रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चिपके रहेंगे और चिपक यहाँ के बाद वो यहाँ आके गिर जाएंगे। ठीक है, ये जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस है, वो यहाँ आकर गिर जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा हमें गैंग और यहाँ पर मिल जाएगा हमें और। ठीक है, दोनों चीजें हम अलग अलग कर चुके हैं। और इसमें कौन कौन से ओर्स को अलग किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा? मैग्नेटाइट ओर्स होते हैं, क्रोमलाइट और मैग्नीज ओर्स, और भी बहुत सारे ओर्स हैं जिससे मैग्नेटिक सेपरेशन से जिन ओर्स को और गैंग को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि ओर से गैंग को हटाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को अलग करने का प्रोसेस है। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, कि पानी में मिक्स ना हो, वाटर में मिक्स ना हो, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, सो जो भी हम इस प्रोसेस में और गैंग को अलग अलग करते हैं, उसमें और जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी में वाटर में इजीली मिक्स नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर में इजीली मिक्स होने वाला होता है गैंग। इसको डायग्राम से समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। इसमें एक टम्बलर लेंगे, ठीक है, उसमें पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा। ठीक है, प्रॉपर कंपोजिशन में पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा। इसमें और प्लस गैंग जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से ये मिला है, इसको क्रश करके इसमें डाल दिया जाएगा, और इसमें डालने के बाद जो गैंग है वो तो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन और जो है वो इसमें सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, और जो है वो पाइन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा, वाटर में नहीं जाएगा, वो पाइन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद जो ये पाइप है, इससे प्रेशर्ड एयर इसमें डाली जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये तेजी के साथ घूमने लगेगा। जैसे ही एयर इसमें जाएगी तो इसमें से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे पाइन ऑयल के। ठीक है, ऑयल के बबल्स बन के ऊपर आ जाएंगे, फ्रोथ बन जाएगा, फ्रोथ यानी कि झाग बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका प्रोसेस का नाम भी फ्रोथ फ्लोटेशन रखा गया है। झाग बन के इसमें ऊपर आ जाएंगे, और जो पाइन ऑयल के झाग होंगे इसी में होगा हमारा और। झाग के साथ हमें मिल जाएगा और नीचे वाटर के साथ मिल जाएगा हमें गैंग। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी झाग से। उसके बाद हम और को
निकाल लेंगे और गैंग की जरूरत हमें होती नहीं। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में हमारा लास्ट प्रोसेस है केमिकल रिफाइनिंग, जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में केमिकल का यूज किया जाता है ओर और गैंग में से गैंग को रिमूव करने के लिए, यानी कि इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। ये किस बेसिस पर काम करता है? इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल एंड गैंग आर इनसोल्यूबल। जो भी केमिकल यूज किया जाता है उसमें ओर सोल्यूबल होता है केमिकल के साथ, और गैंग जो है वो इनसोल्यूबल होता है, यानी कि मिक्स नहीं होता है। गैंग जो है उस केमिकल में नीचे की तरफ चला जाएगा और उस केमिकल में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल्स। लीचिंग को सिलेंड्रिकल वेसल्स में किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस पे। ठीक है। और कन्वर्टिंग मेटल सोल्ट, जो भी और होता है गैंग के साथ उसको और में से मेटल सोल्ट बनाया जाता है। ठीक है, मेटल सोल्ट बनाया जाता है और उसके बाद मेटल सोल्ट्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमें जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड दिया है, ये और है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें केमिकल डाला जाएगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें डाला जाएगा ये रिएक्शन करने के बाद बनेगा ZnSO4, ये मेटल सोल्ट बनेगा। जिंक ZnSO4 ये सोल्ट बना। ठीक है, सोल्ट के साथ साथ हमें क्या मिला? H2O, यानी कि वाटर और सल्फर, ये हो गई हमारी गैस। ठीक है, सो ये मेटल सोल्ट बना, इसमें से बाद में जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है,